वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, हर बात हुई मगर नहीं हुई तो कश्मीर पर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कश्मीर पर यकजहती के लिए बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बदकिस्मती से हंगामा आराई का शिकार। कश्मीर के बजाय एक दूसरे पर ही इल्जामात की बौछार। क्या हुकूमत ने हाफिज सईद और दीगर जिहादी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है? कश्मीर का मामला पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तनाव का मजहर क्यों बन रहा है? हुकूमत का ये खदशा कि हम सफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं किस हद तक दुरुस्त है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सलीम जिया से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से और दिफाई तज्जियाकार जनरल गुलाम मुस्तफा से। And a very warm welcome to the show। भारतीय जारहियत और कश्मीर की सूरत हाल पर यकजहती के लिए बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सियासी कशीदगी और हंगामा आराई का शिकार हो गया। मोदी का जो यार है गद्दार है कि नारे गूंजने लगे। नहायत अफसोस का मकाम यह है कि कश्मीर के लिए बुलाए गए इजलास में सिखों की फहरिस्तें भारत के हवाले करने का जिक्र होता रहा। इस तरह इमरान खान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को बेमकसद करार देने का मौक़िफ़ सबने मिलकर दुरुस्त साबित कर दिया। अगरचे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के इस इजलास का बॉयकॉट किया था तो बड़ी तनकीद हुई, खुद हमने उस पर तनकीद की, मगर आज इमरान खान क्या कहते हैं? लेट्स लिसन टू हिम। आज जो हुआ है इससे क्या पैगाम गया है? मुझे ये डर था कि मैं जाता, बजाय हम यूनिटी का पैगाम जो हम दे चुके थे ऑल पार्टीज में, मुझे ये डर था कि इसका उल्टा चला जाना था, लिहाजा मैं इसलिए नहीं गया। और मैं समझता हूं कि मेरा बिल्कुल फैसला ठीक था, दोनों तरह ठीक था। ना हमने यूनिटी होना था, और पहली चीज कि मैं नहीं हूं इतना बड़ा सियासतदान, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, मैं नहीं हूं ऐसा। मैं नहीं जाके हाथ मिला सकता है उस आदमी के साथ जिसको मैं कहूं कि मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। दूसरी जानिब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक और अहम मोड़ आया है। भारतीय जारहियत और कश्मीर की सूरत हाल पर अस्करी और सिविल क़यादत के दरमियान फिर फासलों की बातें हो रही हैं। भारत की जानिब से बार बार मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है और अब इस मुतालबे में शिद्दत आ गई है। कहा यह जा रहा है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की इजलास के मौके पर अस्करी हुकाम के साथ एक मुलाकात में हुकूमत ने अस्करी क़यादत पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो रहा है और हुकूमत को अब गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। हुकूमत का इशारा वाज़ेह तौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर की जानिब था। हुकूमत ने शिकायत की है कि वो जहाद कश्मीर से मुंसलिक गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, मगर उसे ऐसे नहीं करने दिया जा रहा। इस हवाले से आज तो खबरें आई ही, कुछ दिन पहले होने वाले कैबिनेट की इजलास की खबर भी हमें एक सीनियर मिनिस्टर देकर गए। वो वहाँ की खबर ये थी कि जिस वक्त इजलास शुरू हुआ उस वक्त भी सेक्रेटरी खारजा ने एक ब्रीफिंग दी। उसके बाद तारिक फातमी साहब ने इतराज़ उठाया और खड़े होकर ये बात कही कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में आइसोलेटेड नज़र आ रहा है। हमारे दोस्त भी हमारी मदद करना चाहते हैं मगर वो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जिनको हमें पकड़ना चाहिए हम उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे हैं। जिसके जवाब में चौधरी निसार ने खड़े होकर सबके सामने तारिक फातमी साहब से इख्तलाफ किया और कहा कि इस वक्त भारतीय जारहियत का मामला है, इसको इंटरनेशनल मामलात के साथ ना जोड़ा जाए। उसके बाद परवेज रशीद साहब ने खड़े होकर एक दफ़ा फिर तकरीर की और ये कहा कि अगरचे वो बड़ी इज्जत करते हैं चौधरी निसार की, मगर वो चौधरी निसार से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। वो भी समझते हैं कि इस वक्त मामला इंटरनेशनली आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। बार बार ये इंडिया मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि कश्मीर के मौक़िफ़ पे अगरचे यूनिटी की कोशिश की जा रही है मगर ख़ुद शायद यूनाइटेड नहीं नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारे मामलात, आज जो डॉन न्यूज़ में कहानी छपी
सीनियर सहाफ़ी हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने इंतहाई मोहतात मगर वाज़ेह तरीक़े से अस्करी क़यादत को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि आलमी सतह पर तेज़ी से पाकिस्तान तनहा हो रहा है, जबकि रियासत की जानिब से कई अहम मामलात पर कार्रवाइयों के लिए इत्तेफाक के राय का भी तकाजा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने DGISI जनरल रिजवान अख्तर को मुखातिब करते हुए कहा कि जब भी सिविल हुक्काम इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें रहा करने के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर देती है। शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ सुनकर शुरका हैरान रह गए। अनफॉर्चुनेटली ये कहानी अगरचे बहुत डिस्कस हुई, ख़ास तौर पर अक्रॉस द बॉर्डर बहुत डिस्कस हुई। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इसकी तरदीद आ गई, हुकूमत की जानिब से इसकी सख्त तरदीद कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो मैसेज आया उसमें ये बात खुलकर कही गई कि बिल्कुल भी इस कहानी के जो कवायद हैं कि जो वाक़यात हैं उनमें कोई भी हकीकत नहीं है। ये भी कहा कि डॉन अखबार में शाया होने वाली कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं और इस खबर में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस से भी इस कहानी की तरदीद कर दी गई। सवाल ये है कि क्या सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि सिर्फ इस कहानी का मामला नहीं है, कुछ दिन पहले कैबिनेट ऑफिस की जो ब्रीफिंग थी वहाँ भी यही बातचीत हुई। अब खुलकर इस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कायमा कमेटी में हुकूमती रुकन राना अफजल खान ने भी खुलकर ये मुतालबा किया है कि दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ किए जाएँ, जबकि हमारी अस्करी क़यादत बार बार ये कह रही है कि कोई तफरीक नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जनरल राहील शरीफ की स्टेटमेंट इस हवाले से दहशत गर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी सरजमीन से जड़ से उखाड़ने में कामयाब हुए हैं, दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की इंतहा कर दी। एक और, इससे पहले कि हम वक्फे पे जाएं, ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर में मामलात हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवंबर में बड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम बेनकाब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये बात कही है कि वो समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ को इस वक्त में अपनी अस्करी क़यादत नहीं छोड़नी चाहिए। पहली दफ़ा कहा है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट विद ज़ाहिरा। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी ये बात कही कि जो कहानी लिखी गई है वो बिल्कुल गलत है डॉन अखबार की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब की दफ्तर से भी जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने सख्ती से तरदीद कर दी है, ऐसे कोई वाक़यात हुए ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि बहुत मेहनत और कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान आर्मी ने और बड़ी कोशिश की है कि ख़तरनाक एलिमेंट्स को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से, इसलिए इस तरह की बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, इसके बावजूद चाहे आप परवेज़ रशीद साहब की रीसेंट स्टेटमेंट ले लें, चाहे आप कैबिनेट मीटिंग की इंटरनल ब्रीफिंग ले लें या आज की स्टोरी का सोर्स ले लें, हुकूमत के कुछ अनासर क्या ये समझ रहे हैं कि कश्मीर के मामले पे हमें इंटरनेशनल आइसोलेशन को एड्रेस करना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, ये तो हुकूमत खुद ही इसकी वजाहत कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरी तफसील से बात ज़ाहिर कर दी है, ये इतनी सादा नहीं है कि एक हुकूमत ने कंट्राडिक्ट कर दिया तो इसको हम मान लेंगे, इसको या ये स्टोरी जो आई है इसको हम मान लेंगे पूरा। क्योंकि इसको स्टोरी जब शुरू में सुबह आई है तो मुझे लग रहा था कि स्पॉन्सर्ड है और इसमें कोई ऐसी बातें कहने की कोशिश की जा रही दरपर्दा जिससे अफवाज पाकिस्तान को या ISI को निशाना बनाया जाए और लोगों को मौका दिया जाए। मैं समझता हूँ कि शायद इसके बाद ये क्या हैरान कुन बात नहीं है कि जो मौक़िफ़ इस वक्त भारत उठाए हुए है, सर्जिकल स्ट्राइक भारत दावा कर रहा है, कश्मीर के मामलात भारत में ख़राब हैं, मगर हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री डिवाइड को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक भारतीय एजेंडा ज़रूर हो सकता है, मगर हम इस वक्त क्यों इस तरफ चल पड़े हैं? यही बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है, मैं बड़े यकीन से आपको बता सकता हूँ कि फ़ौज ने जनरल राहील के साथ और पहले से जनरल कियानी के साथ पूरी कोशिश की है कि जमहूरी हुकूमतों को पूरी तरह सपोर्ट किया जाए
और जमहूरियत को परवान चढ़ने में मदद दी जाए, क्योंकि फ़ौज यकीन करती है और रखती है इस बात पर कि ये जमहूरियत ही इस मुल्क की बका के ज़ामन हो सकती है। लेकिन जमहूरियत ने खुद अपने आप को संभालने से, संवारने से, ठीक करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये बार बार ये तासुर उभर के आता है कि फ़ौज और सिविल हुकूमत के दरमियान जो खलीज एक कायम है और ये बढ़ रही है। चाहे वो जनरल राहील शरीफ की आप एक्सटेंशन की बात ले लें, वो भी हुकूमती हल्कों की तरफ से शुरू की जाती है। फिर हुकूमत के कुछ अरकान ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे जो भी डेवलपमेंट हो उसको फ़ौज के सर पे थोप दिया जाता है। अब यहाँ तक भी कहा गया है कि जनरल इमरान खान साहब जो इस पार्लियामेंट की मीटिंग में नहीं आए, इसको भी फ़ौज ने रोका है और ये 30 अक्टूबर को भी फ़ौज के कहने पे जा रहे हैं। हालांकि आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है वो शायद सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इससे पहले जब धरना हुआ तब भी उंगलियां उठाई गई थी, उस वक्त भी अवाम को भी इसका पता होना चाहिए कि अगर जनरल राहील शरीफ बीच में ना आते, फ़ौज बीच में ना आती, हुकूमत की और इन जो झरने वाले लोग थे उनसे बातचीत ही मुमकिन नहीं थी आपस में। तो फ़ौज को हर जगह मतून ठहरा देना, अपनी कमज़ोरियों को फ़ौज के सर पे थोप देना, ये एक ऐसा वतीरा है जिससे हमारी हुकूमत को बाहर निकलना चाहिए। राइट सर, इस वक्त सलीम ज़िया साहब कश्मीर के ऊपर बात होनी थी। आज जो सारा दिन कार्रवाई हुई उसमें आपको सिखों की लिस्ट तक याद आ गई। क्या कोई बहुत पुराने मामलात हैं वो आप एक दिन बैठ के फ़ौज के साथ तय कर लें? क्यों जॉइंट सेशन बुलाकर आप लोग सुनाते हैं सारी दुनिया को कि हम ये बात करें सवाई कश्मीर के? फरिया, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि फ़ौज के खिलाफ तो आज कोई बात नहीं हुई। यकीनी तौर पर देखें, जहाँ पर इतने बड़ा इज्तिमा होता है, बड़े स्पीकर आए हुए होते हैं, बड़े कायदीन आए होते हैं, कुछ नोक झोंक ज़रूर ही, आई डोंट डिनाई दैट, कुछ एक दूसरे पर फिक्रे कसे गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई, बट दैट इज़ पार्लियामेंट, होता है, ये सब पार्लियामेंट्स में होता है। कोई ऐसा पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पर ऐसा ना होता हो। के खिलाफ कश्मीर के ऊपर हमने बुलाया था, क्या ये ज़ेब दे रहा था कि हम वहाँ पे ये वाले नारे सुनते रहे? नहीं, देखिए, ये तो कुछ वक्फे के लिए हुआ ना, थोड़ी सी देर के लिए हुआ। इजलास तो चला 7-8 घंटे, उसमें तमाम पार्टीज के कायदीन ने, जमात इस्लामी के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के और दूसरे कायदीन ने सब ने तकरीरें की हैं, अपना मौक़िफ़ दिया कश्मीर के बारे में। और हाँ, बदमज़गी ज़रूर हुई, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मगर वो नहीं होनी चाहिए थी, मगर हुई, थोड़ी देर के लिए हुई, बट देन ऑब्वियसली फिर बेटर सेंस प्रिवेल्ड और फिर वो सिलसिला शुरू होता रहा। वो तो सुबह आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ है और वो चलता रहा आपको 7:30 बजे तक। बीच में एक ब्रेक आई थी, तो नहीं होना चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं, आई एग्री टू दैट, आई एग्री। क्या इमरान खान जब कह रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ सही साबित हो गया, आपने उनको तकलीफ दी? उनका मौक़िफ़ तो बिल्कुल और है ना, उनका तो मौक़िफ़ ये था कि जी एक दिन पहले तक तो सारा कुछ ठीक था। देखिए, इमरान साहब की बड़ी इज्जत है, वो पार्टी कान में किसी ने विस्पर किया है, जो मुझे उसका नहीं पता, मैं कान की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक दिन पहले तक जो APC कॉल की थी वो नवाज शरीफ साहब ने कॉल की थी, ठीक है, उसमें तो सब तशरीफ भी लाए, उनके नुमाइंदे तशरीफ लाए, शाह महमूद साहब आए और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रोल अदा किया। उस दिन बहुत मुस्बत बात की उन्होंने, पार्टी की नुमाइंदगी की, इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की, जाहिर है दूसरी पार्टीज ने भी की, सारा कुछ ठीक था। देन वेरी नेक्स्ट डे रात को क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और उनकी क्या सोच बदली, उन्होंने कहा कि साहब अगर हम अब जाएंगे, बार बार कर ये बात PMLN के पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं किसने कहा, क्या आपका किस तरफ इशारा है, खुल के कह दें? कॉमन सेंस आदमी कहता है ना भी एक दिन पहले तक सारा कुछ ठीक था और अभी वो कह रहे हैं कि जनाब अगर हम जाएंगे तो इट विल बी अमाउंटिंग टू एक्सेप्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उससे 2 दिन पहले चले जाएं, जिस वक्त जलसा कर रहे थे तो खान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की आप पर, अगले दिन आ गए वो इजलास में, अब वो कह रहे मैं नहीं आऊंगा, तो आपको उस वक्त क्यों नहीं लगा कि देखिए, हमें इनका जो स्टैंड बदलता रहता है ना बार बार, उसमें वो हमें परेशान करना है हमारे कोई कह रहा है नहीं, ये नहीं पता कि कौन कह रहा है कि नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं इनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये या तो मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अभी देखिए, इन्होंने खुद उस जलसे में कहा, बड़ा कामयाब इनका, ठीक जैसे भी जलसा था उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम 30 तारीख पूरा महीना देंगे, 30 तारीख को हम
बंद करेंगे, वहां जाएंगे इस्लामाबाद। ठीक है। और बीच में क्योंकि मुहर्रम है उसका एहतराम होगा, ये होगा। ठीक है। दूसरे दिन ही इन्होंने कह दिया कि मैं नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मानता। ठीक। अब दूसरी तमाम पार्टीज आ रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम मकतब फिक्र के लोग आ रहे हैं, और खान साहब जो है वो किस बात पे नाराज हुए और किस बात पे उन्होंने ये सख्त बयान दे दिया। Nothing happened, कोई बात ऐसी नाराजगी की भी नहीं हुई। बट यू बिलीव कि किसी ने कुछ जरूर कोई ना कोई मामला ऐसा जरूर हुआ एक रात में, अली जैदी साहब, जो कि खान साहब ने सडनली कह दिया कि ना ये प्राइम मिनिस्टर है, ना अब इनसे हाथ मिला सकता हूँ, आज फिर ये बात कही। कैसे एक दिन में क्या हुआ? देखें फरिया, एक चीज़ें डेवलप होते हुए टाइम लगती हैं। अगर आप पिछले धरने का भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें, वो भी फौरन नहीं हुआ था। एक साल तक हम चीखते रहे 4 हल्कों का। जब सारे इदारों से हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला तो फिर हमने अपना जमहूरिया रोडों पे आने का इस्तेमाल किया। अभी भी 5 महीने हो गए। अच्छा, एपीसी हो गई, तो एपीसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला ली, हमारी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी थी, वाइस चेयरमैन की रिप्रेजेंटेशन थी और डॉक्टर शीरी मजारी की। अब मेरी नज़र में क्योंकि जो पार्लियामेंट में होना था वो प्रीएम्प्ट कर लिया हमने कि यही होना है, पार्लियामेंट में होना तो कुछ नहीं था। एक दूसरे के ऊपर चीकम चाक बिलावल भुट्टो बाहर जाके कह रहा है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, खैर वो आया था बाहर जाके, उसने कहा मियां साहब जेल में होंगे, हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। माने उन्होंने तो सियासी बयान भी, लेकिन जो करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। और मेरे ख्याल में अब जनरल साहब से पूछ लें इफ आई एम रॉन्ग, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, नेशनल कमांड अथॉरिटी का और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का फॉरेन मीटिंग कॉल करके, जो एक तरीका है, क्योंकि इंडिया आपको कह रहा है सर्जिकल ऑपरेशन हमने किया है। ठीक, मतलब ये बाय द वे ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये सर्जिकल ऑपरेशन इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर का सर्जिकल ऑपरेशन एक ही लग रहा है। पता नहीं चल रहा कहां हुआ, कब हुआ, वो भी डिनाई, उसके भी दोनों पे क्वेश्चन मार्क्स है। बट इंडिया आपको ये इंटरनेशनल एक सिनेरियो डेवलप कर रहा है। आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम हेड ऑन एंड टू टेक देम हेड ऑन, आपको एसेस करनी होती है अपनी। लेकिन आप दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं प्रोग्राम के। ये तो गवर्नमेंट का स्टांस तो हमें लग रहा है कि वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की तहकीक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पता चले मुंबई अटैक्स किसने कराए, वो चाहते हैं कि पता चले पठानकोट में क्यों हमारा नाम लिया जा रहा है। तो क्या ये गलत उनकी ख्वाहिश है? स्ट्रैटेजी देखिए, और वो ये भी चाहते हैं कश्मीर इशू इंटरनेशनल उठे। सारा पाकिस्तान का हर आदमी चाहता है ना कि कश्मीर सॉल्व हो। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के हेड होंगे, You did not answer my question. So I'm telling you, क्या इन मामला की तहकीक होनी चाहिए अगर हुकूमत की ये ख्वाहिश है? 100% होनी चाहिए तहकीक। तो हर एक चीज की होनी चाहिए ना अगर हुकूमत की, बट तरीकेकार भी तो होना चाहिए। ये जो 3 जो मैंने आपसे नाम लिए हैं, इनसे क्यों नहीं मीटिंग कॉल की? जनरल साहब से पूछे इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ये क्योंकि ये फौज के, मैं तो फौज के नहीं हूं, मैं तो इट्स कॉमन सेंस कि जब आप इस तरह की होती है वॉर लाइक सिचुएशन बताई जाए, सामने वाले एक का पोस्चरिंग बड़ी एग्रेसिव है, आपका जो दुश्मन है वो हर तरह की उनकी मीडिया पे बातें हो रही है, वो इंटरनेशनली सारी जगह कर रहे हैं। तो आपको ये 3 पहले मीटिंग करनी थी। एपीसी में आपने क्या, एपीसी आपने कर दिया, पार्लियामेंट में आपने। बट यू बिलीव कि इस वक्त एक सिविल मिलिट्री डिवाइड नजर आ रहा है हमें, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं। मुझे तो ये एक पेज पे नजर ही नहीं आया, मुझे तो आज नजर नहीं आ रहा। चले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मुझे क्यों नजर आ रहा है। देखें, मैंडेट किसी को भी मिल जाए ना, या मुझे भी मिल जाए अगर मैं जी, इसका मतलब लाइसेंस टू रॉब किल नहीं है, इट इज लाइसेंस टू सर्व, राइट नाउ। अब जो कल कराची में हुआ है, जो कल दुनिया ने देखा है तमाशा, कि एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स मिल रही हैं, 300 रॉकेट लॉन्चर मिल रहे हैं, C4 के हजारों, मतलब उसके बावजूद आपकी जमात अगर निकलेगी, बंद करेगी तो इस्लामाबाद को करेगी। आपकी जमात का एहतजाज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है, ना एमक्यूएम के खिलाफ है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। पीएमएल की गवर्नमेंट है तो ये पीएमएल नून की गवर्नमेंट है, तो एमक्यूएम नून के खिलाफ एक्शन लेना। भाई आप उनको कैसे, अल्ताफ हुसैन ने खट्टा खोद के असला रखा था या उनके लोगों ने रखा था, या मुझे कहते हैं कि राब्ता कमेटी के लोग हैं, इनको नहीं पता था वो असला, उनको नहीं पता था कि टारगेट किलर कौन है। सो यू आर लेटिंग देम गो। इनकी ये कराची से है ना, मैं इनसे ये एक बात पे मुझसे इत्तेफाक कर डिनाई कर ही नहीं सकते, सिंपल। क्या ये जो बड़े बड़े सारे एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के लीडरान, इंक्लूडिंग द वन इन पार्लियामेंट फारूक सर, क्या इनको सौलत मिर्जा का और फारूक पहाड़ी और इनका नहीं पता था? ठीक, आई मीन ये अब उठ के आ गए। ये जो जुल्म उन्होंने कराची में किया, तो अब उनको जो असेंबली में रेजोल्यूशन पेश की पीएमएलएन ने, वो तो क्लीन चिट दे दी उर्दू स्पीकिंग जमात की नुमाइंदगी करने वालों की जमात। ये क्या बात? ये नून लीग के ऊपर बार बार इल्जाम लगता है सर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्यों नहीं सवाल करते। पाकिस्तान पाक से जमीन पार्टी भी यही सवाल करती है कि हमसे पूछ ही लें आकर जो हमें इल्जाम लगाएं, क्यों?
एंड यू नो कराची सर, तो आप नहीं, मैं समझता हूँ कि पाक सर जमीन का तो मुझे नहीं सच पता है कि उसका क्या ओरिजिन है और कैसे वो सर कल आर्मी चीफ ने क्लैरिफाई किया, फिर भी आपको शक है? जी, मैं समझता हूँ कि नहीं, आर्मी चीफ ने बहुत क्लियर बयान दे दिया और दैट इज फॉर एवरीबडी। वो जो देखें, वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक, मगर कुछ पार्टीज ऐसी हैं वो खाम का जबरदस्ती तासुर देना चाहती हैं कि हमारा आर्मी से ताल्लुक है। मेरा भी पॉइंट सुनिए, अगर एक जमात थी जिसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि उसके टेरर एलिमेंट है, उसकी टारगेट किलर्स हैं, अगर उसके कुछ लोग बाहर निकल के एक अलग जमात बनाते हैं तो उसमें हैरत की क्या बात है? क्या हो नहीं सकता चेंज ऑफ हार्ट लोगों का नहीं हो सकता? मैं बात कर रहा था कि देखिए, कुछ पार्टीज ने ये बतीरा बनाया हुआ है कि वो तासुर ये देते हैं कि हमारे ISI के साथ ताल्लुकात हैं, ये तासुर देते हैं कि हमारे आर्मी चीफ के साथ ताल्लुक हैं, जबकि वो बार बार कह चुके हैं कि वी आर विद नोबडी, हमारा ये काम नहीं, हमारा काम कुछ और है, वो हमें खुदा के लिए वो काम कर रहे थे। ये सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। मजबूर होकर कल भी उन्होंने बयान दिया, भी उठाते हैं, ठीक जी ठीक, और सवालात भी उठाए जाते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि ये इमरान खान साहब को देखें, अपनी पार्टी है, पार्टी के हेड हैं, उनका उसको इख्तियार है कि किस मजलिस में जाएं, किस मजलिस में ना जाएं, क्या करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन कल के इजलास में उनका ना आना जो है, आप इंडिया के अखबारात देखें, इंडिया के आप टेलीविजन प्रोग्राम्स देखें, वो उसको इतना उछाल रहे हैं, हर जरूरी तौर पर उछाल रहे हैं कि जनाब डिवीजन हो गई। सॉरी, इनकी स्टोरी को भी भारत उठा रहा है, सिरिल अलमीडा की कहानी को, कि सिविल मिलिट्री डिवाइड है, इसको भी भारत मेरे ख्याल कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं है। आई एग्री विद शहबाज शरीफ व्हाट ही हैज सेड कि यहाँ ये मेरे ख्याल ये कॉन्कोर्डेड स्टोरी है। जनरल साहब ने भी कहा है कि इसकी उन्होंने तस्दीक नहीं की है, वो भी समझते हैं कि ऐसी मेरे ख्याल किसी ने बैंड आउटफिट्स पर हाफिज सईद पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपकी डिमांड नहीं है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपके ख्याल से होनी चाहिए। जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर है सब पे कार्रवाई करें, इररिस्पेक्टिव किसी सूबे में हो, किसी पार्टी irrespective of the office. I'll ask the questions जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं जनरल साहब से, लेकिन जाते जाते जरा देखिए आज जो हुआ क्या है पार्लियामेंट में। मुशाहिदुल्लाह साहब, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, and then take a break. आप ये कहते हैं कि 2018 में पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा, तो जरूर हो शौक से, हमें तो कोई एतराज नहीं है, इलेक्शन जीते बन जाए, और नवाज शरीफ जेल में होगा, आप ये भी कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर 2018 में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती, जो कि इंशाल्लाह जीतेगी, तो वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, तो फिर जेल में कौन होगा ये भी मुझे बताओ, फिर कौन जेल में होगा? मैंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मुखालफत की है, तबाह के मुखालफत की है, फिर आपने ऐसे गद्दार को अपना वकील क्यों बना लिया जब आप पे मुश्किल वक्त आया? गुलबशन यादव की मैंने कहा क्यों नहीं बात की, पर यह ना समझें कि कश्मीर की बात चूंकि हो रही है तो हम आपकी तनकीद ही ना करें। ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है आप पे तनकीद करना, और आप में हौसला होना चाहिए सुनने का। और पार्लियामेंट इसीलिए खत्म की जाती है इस मुल्क में क्योंकि गवर्नमेंट में बर्दाश्त नहीं होती, और आपने तो एक न्यायी तरीका निकाल रखा है। जी ब्रिगेड। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने भरपूर जवाब दिया, पूरा दिन हमने इसी किस्म की कार्रवाई देखी। सलीम ज़िया साहब का कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर अभी इजलास जारी है। जनरल साहब, कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो इस वक्त गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नजर आ रहा है, मसूद अजहर और हाफिज सईद साहब पर पाबंदी लगनी चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत को कोई शक है इस किस्म का, तो हुकूमत को वो इक़दाम करने चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, देखिए, मसूद अजहर साहब भी रडार पे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि मसूद अजहर साहब यहाँ मौजूद हों, को पता ना हो क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे वो। हाफिज सईद साहब को हमारी कोर्ट्स ने क्लियर किया हुआ है, और हाफिज सईद साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि UNO को इंटरनेशनल कोर्ट बना ले
जो गैर जानबदार हो और जो चाहे मुझे मुकदमा चला लें। इस स्टेज पर आकर इस वक्त अगर हम हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के अंदर से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर करें, स्टोरीज का मकसद क्या है? हम भारत की बात क्यों करें? हम क्यों खुद नहीं इस बात पे खड़े होते कि अगर हमने काम करना है, जो कुछ भी करना है हमने, तो हमने खुद अपने पाकिस्तान के लिए करना है, हमने भारत के लिए नहीं करना, हमने दुनिया के लिए नहीं करना। ये तो खुद हमारी अपनी कमज़ोरी का इजहार है और बाद में जो कंट्रडिक्शन कर देते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो अब अपने ऑफिस को अब खुद रिडिक्यूल करते हैं इस चीज़ पे। बस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का जो जिक्र किया गया है, क्या ये हकीकत नहीं है कि इंटरनेशनली वाकई हमारा मौक़िफ़ मानने में दुनिया इतनी तैयार नज़र नहीं आती जितना भारत का मौक़िफ़ मानने के लिए तैयार नज़र आ रही है? जी बिल्कुल सही है। इसकी वजूहात हैं। इसकी वजूहात ये हैं, नंबर एक कि भारत इस वक्त दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर है और दुनिया उसको पसंद कर रही है। नंबर टू, भारत इस वक्त वो रोल प्ले करने को तैयार है जो वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका चाहता है। भारत इस वक्त प्रॉक्सी बन के इंडियन ओशन पे कंट्रोल कराने के लिए अमेरिका की दूसरों की मदद करने को तैयार है, इसलिए बात उनकी सुनी जाएगी। फिर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इतनी मार खा ली है, अब अमेरिका को वहां से निकलना अगर है तो किसी न किसी को छोड़ के जाएगा वहां पे। वो क्या बात है कि गुलबद्दीन हिकमतयार और मुल्ला मंसूर तेहरान से निकलते हैं एक ही दिन, मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान आते हुए मार दिया जाता है और गुलबद्दीन हिकमतयार आज अशरफ गनी की गोद में बैठे हुए हैं। हालांकि मुल्ला मंसूर वो शख्सियत थे जिन्होंने इस सारे डायलॉग को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। ये सब ऐसी चीजें हैं। ओवरऑल हम ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त जो एक नैरेटिव है और उसमें शायद मिलिट्री क़यादत का नैरेटिव है, हुकूमत के कुछ अरकान एटलीस्ट उससे मुत्तफिक नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि हमें कलदम तंजीमों के ऊपर कड़ी उनको रोकना पड़ेगा, हमें भारत जिनसे नाराज़ है उनको पकड़ना पड़ेगा और इसी तरीके से हम आगे चल सकेंगे। ये तो अब बात हमें वाज़ेह नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो कलदम तंजीमें हैं, पाकिस्तान ने कलदम करार दिया है ना हुकूमत ने, तो उनको तो रोकना चाहिए। उनको ऐसे अफराद जिनको पाकिस्तान ने खुद दहशतगर्द करार दिया है और पाकिस्तान की हुकूमत समझती है, अवाम समझती है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अदालतों के जरिए। ये अगर हुकूमत के कुछ अरकान हर किस्से को 2-3 ट्विस्ट दे देते हैं, या तो एक स्टोरी चलती है कि ये जनरल राहील शरीफ ने सारा ट्रिगर किया है ताकि वो एक्सटेंशन ले सके, या फिर ये कहा जाता है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भारत हुकूमत के अंदर बैठे हुए चंद लोग हैं, न जाने किसके इमाम पर इस सारा काम कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के इनके दोस्त नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। अभी अभी बात कर रहे थे, थोड़ी सी एक बात क्लियर करता हूँ। ठीक सर, जी सर। एक तो डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग जो बहुत जरूरी, जिसकी बात कर रहे हैं अली, उसको बुलाना चाहिए था। हमने सब कुछ बुलाया, वो नहीं बुलाए। अगर कश्मीर पे, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, कश्मीर पे अगर हम इतने तकलीफ दर्द जो होना चाहिए था, तो आज 80 दिन हो गए इंतफादा को शुरू हुए, आज हम ज्वाइंट सेशन पे क्यों आके बैठे हैं? तो ये ऐसे सवालात हैं जो हुकूमत को जवाब देने चाहिए, हुकूमत को इसको लीड करना चाहिए था। अब तो अपोजिशन लीड कर रही है हुकूमत को सारे। सॉरी। राइट सर, अली साबिक सवाल भी करना चाह रहे हैं? यस अली। हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि जिसका जवाब दे दिया, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। ठीक है, ओके सर। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, मसलन परवेज रशीद साहब, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, उनका ये कहना है कि तमाम मामला जनरल्स मुल्क खराब कर देते हैं, फिर हमें दे देते हैं कि ठीक करो, या उनके खिलाफ बात। ये कब कहा उन्होंने? सर उनका स्टेटमेंट अगर आप कहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर आपके पास रेडी तो दिखा दें। बट जनरली ये एक तासुर देना कि जनरल मुशर्रफ, क्योंकि उन्होंने तो खैर वो तो उन्होंने तो बड़ा गलत किया, वो तो अपनी जगह पर है, मगर नॉट ऑल जनरल्स। ओके सर, इट कुड बी एज एन इंडिविजुअल, यस, ही डिड ब्रिंग अ बैड नेम टू पाकिस्तान, ही डिड अ बैड नेम, ही ब्रॉट अ बैड नेम टू द आर्मी इटसेल्फ। Noted general, yeah, by the way. Yeah, well, same any general who abrogated the constitution. और जिसने हेल्प किया जनरल ज़िया की और जनरल मुशर्रफ की, देखिए वो then there's a long story, मगर जो हम they are also should be held जब ये बात होती है ना, इसका मतलब है कि don't touch anybody,
लेकिन जो मेन कल्प्रेट है ना उसको तो आपने पकड़ना है। नवाज शरीफ शामिल है सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज चीफ मिनिस्टर जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में, तो वो तो फिर सबका नाम आ जाएगा। नहीं, वो सब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ना, चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन सर उनके साथ तो थे ना, नहीं साथ होना तो और बात है। he was not in power. Open your when army general open website and write Google पे PMLN, उस पे लिखा होगा फाउंडर जनरल ज़िया। नहीं, वो तो खैर कोई भी देखना चाहे। चलिए सर, हम आपको परवेज रशीद साहब दिखा देते हैं। लेट्स वॉच परवेज रशीद नाउ। गाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। ये पाकिस्तान दिया जाता है। यस सर। देखिए ना, ये बात मैंने सुनी नहीं थी क्योंकि मैं तो सारा दिन उसमें हाउस में था, मगर मैं समझता हूँ व्हाट इज रेफरिंग टू इज जनरल मुशर्रफ। तो देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेट मी आंसर दिस बिकॉज अभी आपने इतनी बात रख दी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन दैट वी आर राइट इन नाउ, क्योंकि वो जो इन्होंने काम किया इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी डॉक्ट्रिन, इस सब का कसूरवार भी परवेज मुशर्रफ है। देखिए, ये हम जिस जगह पे लाके खड़ा किया है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने किया हमें, क्योंकि जो उस वक्त हालात थे और जिस तरह वो लेट गए, जिस तरह उन्होंने एयर बेसेस दे दिए, जिस तरह उन्होंने तमाम मुतालबात मान लिए अमेरिका के, जिस तरह आफिया सिद्दीकी को दे दिया, जिस तरह तमाम चीजें उन्होंने की, जिस तरह लोगों को उठा कर अमेरिका चंद आफिया सिद्दीकी को नहीं देना चाहिए था। आफिया सिद्दीकी को नहीं देना चाहिए था। मैं समझता हूँ किसी भी शहरी को नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक मिनट, मैं समझता हूँ कि ये जो बात अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं परवेज रशीद साहब की, परवेज रशीद साहब ने बिल्कुल सही बात की एंड आई स्टैंड बाय व्हाट ही हैज सेड कि कुछ लोग देखें, अब पूरी आर्मी की बात नहीं हो रही है। देखिए, जब भी कोई एब्रिगेट करता है, जब भी कोई टेक ओवर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज जस्ट वन पर्सन, नॉट द एंटायर आर्मी। एंटायर आर्मी के लिए तो लोग पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत है, हम खुद उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम लोग इज्जत करते हैं। सिर्फ अगर कोई लोग अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो जाहिर है वो तो बेड़ा गर्क करेंगे ना। 10 साल में क्या किया जनरल मुशर्रफ? आज वो क्यों छुपे हुए हैं? आज वो छुपे हुए आज इस्लामाबाद आ रहा था ना कराची से, तो जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया तो उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी आफिया की मुझे जहाज के वहाँ मिल गई एयरपोर्ट पे, लिटरली इन टीयर्स। अगर मुशर्रफ ने आफिया को पकड़वाया तो ये दूसरी जमहूरी हुकूमत है। मैं आपको सिर्फ एक बात, क्योंकि ये बात आ गई है, ओबामा के पास ही विल पार्डन 300 मदर्स जिसमें उनका नाम भी है। इनको खत लिखना है, ये खत लिख दें। बहुत दफा लिखा है, बहुत दफा। नहीं, आप खत लिखें, पब्लिक करें। आप खत लिखें, उनको जाके मिलवाया भी है, उनकी फैमिली को मिलवाया है, बच्चों को मिलवाया है, उनकी वालदा को मिलवाया है, ये सारी चीजें कराई है। अगर खत लिखना होना तो इतना कोई मसला कोई नहीं है। बहुत दफा हमारे बहुत सारे लोग ले भी सकते हैं ऑनलाइन सर, वो आपको पूरा अपना मुद्दा सुना देंगी, बट शी रिपीटेडली सेज कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको इतनी मदद है। मगर वो ये कहती हैं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त उनको सुनते थे मियां नवाज शरीफ साहब भी और चौधरी निसार भी। अब जब हुकूमत में तो नहीं सुनते। मैं खुद उनके पास कई दफा जा चुका हूँ, मैंने खुद उनका केस कई दफा प्लीड किया, कई दफा उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कराई है, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कराई, मैंने कराई, बात कराई उनसे। मगर ये इस वक्त यकीनन मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट हमें बिल्कुल इकट्ठी नजर आना जरूरी है। अब जो मामलात हमें नजर आ रहे हैं खराब होते हुए, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ हुकूमत के अपने जहन में अगर कोई कंट्रडिक्शंस हैं तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब भारत के साथ मामलात को लेकर चलते हैं और भारत के बारे में हम बात करते हैं तो नशमा हुकूमत को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उनके जहन में क्या है, कैसे बात करनी है और पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे आगे लेके चलना है। अगर ये मामलात क्लियर होंगे तो फ़ौज के लिए कोई रीज़न नहीं है कि इसको गवर्नमेंट के साथ ना चले, और फ़ौज ने आज तक ऐसा तासुर नहीं दिया कि फ़ौज गवर्नमेंट के साथ नहीं चलना चाहती, चाहे वो वॉर ऑन टेरर है, चाहे वो कहीं भी, जब भी हुकूमत ने जब जहाँ जिस तरीके से चाहा फ़ौज ने आके बात की। जनरल मुशर्रफ की बात कर रहे थे, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। उनको गए हुए तकरीबन 9 साल तो उनको हो गए हैं, उसके बाद से हालात को हमें संभाल लेना चाहिए था। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जनरल मुशर्रफ ने सारा कुछ इतना गलत नहीं किया, कुछ ये बाकी हमारी जमहूरियती सो कॉल्ड जो वो होते हैं उनका भी इस पर रोल है। तो गलतियों का सारों का जो मजमूआ है वो आज हमें पाकिस्तान को यहाँ पर लेके खड़ा है,
और जब तक हम एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ही ठहराते रहेंगे, अगर परवेज़ रशीद साहब को इतना गुस्सा था जनरल मुशर्रफ का, उनका नाम लेना चाहिए था। इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने बगैर नाम लिए, तो फिर बहुत सारे डाउट्स को वो क्लियर कर दे, जन्म देती है ऐसी बातें सारी। तो हुकूमत में ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत को जी जी अपनी बात क्या अपनी जो बात है, जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर लेना चाहिए सर। जो कंफ्यूजन हैं उनको आप बैठकर, आपकी क़यादत आपके साथ मौजूद है, उनको क्लियर कर लें, बजाय से कि मेरे ख्याल किसी जगह कंफ्यूजन नहीं है। कोई बीच में इधर उधर हमारी कोई ना कहीं कोई बीच में बात आ जाती है, पर मजमूई तौर पर देयर इज नो डिफरेंस। ओके सर, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। अली साहब, इस्लामाबाद बंद करके क्या अचीव हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं देखिए, ये इनके हाथ में, ये रोक सकते हैं। वो 4 सवालों, जैसे 4 हल्के थे ना, अब ये 4 सवालों के जवाब देने प्राइम मिनिस्टर साहब। बता दें कि पैसा कहां से आया, बता दें कि पैसा बाहर कैसे भेजा, टाइटल डीड की कॉपी तो खत्म। इट्स नॉट अ बिग इशू। हमने सुना है आज आपकी मीटिंग में आपने बड़े सवालात उठाए हैं अपनी क़यादत से। नहीं, आपने ये कहा है कि आप करप्शन के खिलाफ निकले हैं तो जरदारी साहब को क्यों छोड़े हैं। आपने ये कहा है कि अगर आप करप्शन के खिलाफ निकले हैं तो MQM को क्यों छोड़े हैं। आपकी वैसे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत न्यूज ट्रैवल फास्ट। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर हमने, और जो जिस पे खान साहब ने एग्री भी किया, उन्होंने कहा बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने तो ये आपकी आवाम उठाएगी आपसे। नहीं, तो खान साहब ने एग्री किया कि अगर आपने करप्शन के खिलाफ जंग, देखिए नवाज शरीफ के खिलाफ जंग नहीं है, करप्शन के खिलाफ जंग है। अगर करप्शन के खिलाफ जंग है तो जरदारी भी इसके खिलाफ क्लियर कर दिया, और आपको पता नहीं है कि जंग है किस नहीं, करप्शन के खिलाफ है तो जरदारी किस पे जंग है सर? करप्शन के अगेंस्ट। सो देयरफॉर जरदारी इज एज गिल्टी एज नवाज शरीफ। मतलब वो सरे मैंशन और वो $60 मिलियन और वो सारा कुछ वो किधर गया? मैं भी आपको उनके घर के, मैं आपको एमिरेट्स में घर के एड्रेस बता देता हूं, बता दें कहां से कहे थे कि बिलावल भुट्टो आ जाए मेरे साथ। देखिए, अब अगर वो ना कहते तो जमहूरियत की बात है ना, ऑपोजिशन पार्टीज, हमने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को दावत दी। हमका इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को बुलाएं कि आपकी करप्शन छोड़ दें। हम तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में किसी की करप्शन है जो आप टीवी को देखें। फरिया, मैं खाली एक बात कहना चाहता हूँ, हुकूमत का काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। हुकूमत का काम एक्शन लेना है। अगर तो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान और ये अली जैदी है, जिसका मर्जी भी नाम ले ले, एक्शन लेना जरूरी। जनरल साहब, इस्लामाबाद बंद होने से क्या खतरात हो सकते हैं? इस वक्त हमें बॉर्डर्स के ऊपर भी खतरात हैं। देखिए, जब आप इस किस्म के दावे लेकर चलते हैं तो फिर दुश्मन जो आपकी सफ़ों में घुसा हुआ है उसको मौका मिल जाता है और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे हालत में जब हुकूमत भी इससे मफलूज होने का ख़तरा है, अगर इस्लामाबाद वाकई बंद हो जाता है और इंडियन इस सिलसिले में कुछ करना चाहें तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हुकूमत तो ओनस तो है, हुकूमत को जिम्मेदारी है, संभालनी है। हुकूमत में बैठे हैं, अगर थोड़ी उनको लचक भी दिखानी पड़े तो मेरे ख्याल दिखा के इन मामलात को क्लोज़ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बात होती है बार बार तो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। अगर लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी ही अगर मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं होगी या बाहर एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो फिर ओवरऑल जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। इसलिए और भी ज़रूरी है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो इस मामले को जल्दी से जल्दी। I'll wrap up the show here. सर, आपकी एडवाइस आई एम श्योर के पहुंच गई होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अहम वाकयात हो रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के फ्रंट पर बल्कि इंटरनेशनली। मामला नाजुक भी है। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और ऑन माई ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।